Hello, my dear class 10th lovely students. I am Sameer Tripathi, your social science educator, and I welcome you all to Step Up Academy. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस पूरी बुक में हमने बात की थी कि सर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे और पर्टिकुलरली हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एग्रीकल्चर के बारे में, अब बात करते हैं मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। सर मिनरल्स हम सब जानते हैं कि सर एवरीडे लाइफ में हम एन नंबर ऑफ मिनरल्स जो हैं यूज करते हैं, बट ये मिनरल्स या मेटल्स कहां से आते हैं, कहां से ये हमें मिलते हैं? तो हमें पता है कि सर हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो अलग अलग मिनरल से बनी हुई है जो कि रॉक्स के फॉर्म में मिलते हैं। हमारी अर्थ क्रस्ट अलग अलग मिनरल से बनी हुई है जो कि रॉक्स के फॉर्म में मिलते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अब इन्हीं रॉक्स से अलग अलग प्रकार के मेटल्स और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल्स हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ा सा एरोप्लेन, हर एक चीज में हमें मिनरल्स मिलते हैं और मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सबको बनाने के लिए। आप रेलवे लाइन की बात करें या रेलवेज की बात करें, आप पिन टू पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि आगे चल के अगर आप देखेंगे कार्स, बसेस, ट्रेन, सारी चीजें कहीं ना कहीं मिनरल और उनसे डिराइव्ड रिसोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट की गई चीजों से बनी हुई होती हैं। इवन जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं। आपको पता होगा ना, कभी आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि बेटा ये मिनरल्स की न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कम है या आपको ये मिनरल्स लेने हैं, उनको खाना है, उनको कंज्यूम करना है। तो हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखा कि ह्यूमन बींग्स ने अलग अलग मिनरल्स को यूज किया। क्यों सर? अपनी लाइवलीहुड के लिए, डेकोरेशन के लिए, फेस्टिविटीज के लिए, रिलीजियस सेरेमोनियल राइट्स के लिए, हर एक चीज के लिए मिनरल्स का यूज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन आप टूथपेस्ट की बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सर हर रोज सुबह हम सब टूथपेस्ट यूज करते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए। यहां पे हम देखते हैं कि सर अब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। जो ऐसे हार्ड सरफेस होते हैं ना, हार्ड पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से होते हैं जो दांतों को साफ करने का काम करते हैं, वो कौन करते हैं? सर ये कुछ मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सारे। उसके अलावा फ्लोराइड जो टूथपेस्ट में अवेलेबल होता है वो हमारी कैविटीज को कम करता है, वो मिनरल फ्लोराइड से निकल कर आता है। उसके अलावा कई सारे टूथपेस्ट जो होते हैं वो टाइटेनियम से व्हाइट किए जाते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड उसमें मिलाया जाए। कोलगेट की बात करूं कि कोलगेट सर व्हाइट कलर का होता है, क्यों? क्योंकि उसमें टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जो कि निकलता है किस मिनरल से निकलता है? रूटाइल, इल्मेनाइट एंड एनाटेज। उसके अलावा मैं बात करूं कि कई बार आपको स्पार्कल, मैं बात करूं कौन सा आता है, क्लोजअप वाला टूथपेस्ट अगर आपने देखा उसमें छोटे छोटे स्पार्कल्स रहते हैं। सर वो स्पार्कल्स कहां से आते हैं? वो स्पार्कल्स आते हैं सर माइका से। माइका भी एक मिनरल है जो कि बहुत ही चमकीला होता है। उसके अलावा टूथब्रश और ट्यूब जिसमें पेस्ट आता है वो बनता है सर प्लास्टिक और पेट्रोलियम से। तो आप देख रहे हैं कि सर हम जो एक नॉर्मल सा टूथब्रश या टूथपेस्ट की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पर हर एक कंपोनेंट उस टूथपेस्ट और टूथब्रश का मिनरल से बना हुआ है। ना जाने कितने सारे मिनरल्स इन्वॉल्व हैं। इवन जो हमारी लाइफ प्रोसेस है उसमें मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल्दो हमारा मिनरल इंटेक जो है वो सिर्फ 0.3% होता है, जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनमें से जो मिनरल्स होता है वो 0.3% होता है, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर वो हमारी बॉडी में ना हो तो उसके कारण 99.7% जो फूड स्टफ हम खा रहे हैं वो कंज्यूम नहीं होगा या वो किसी काम का नहीं होगा। कि अगर ये 0.03% जो मिनरल्स हैं अगर हमारे खाने में या अगर हमारी डाइट में अवेलेबल नहीं होगा तो बाकी जो 99.7% हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसका कोई यूज नहीं होगा, उसका कोई काम नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सर ये मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए, हर एक चीज के लिए। एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ मिनरल कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर बात करूं कि सर मिनरल होता क्या है, हमने समझ तो लिया। तो सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं, मिनरल्स को अगर आप देखें सर, पहली चीज कि हमें माइंस में मिलते हैं माइनरल्स जिनको माइन किया जाता है। तो मिनरल्स क्या हुए, हम इसकी प्रॉपर्टीज को अगर समझने की कोशिश करें तो पहली चीज ये माइंस में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर नेचुरली अकरिंग मिनरल्स क्या हैं? सर नेचुरली अकर हो रहे हैं। दूसरी चीज, हर एक मिनरल का अपना खुद का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। हर एक मिनरल का अपना खुद का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बात करूं आयरन और कोल, क्या ये दोनों सेम है? क्या आपको आयरन कोल जैसा दिखता है या आयरन कोल बन सकता है या कोल आयरन बन सकता है? नहीं सर, इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग है। इन दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि आयरन क्या है, कोल क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इनका डिफाइनाइट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डिफाइनाइट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेट सर। एंड तीसरी चीज क्या होती है कि सर जिसको आप नेचुरली क्लासिफाई कर सकते हैं इंटरनल प्रॉप, और इनकी खुद की कुछ
केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें कहा जाता है मिनरल्स। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस that have their own physical and chemical properties and which have definite internal structures are known as minerals. सिंपल डेफिनेशन, ये तीन चीजें याद रखनी है। मिनरल्स सर नेचुरली अकरिंग है, डेफिनाइट इंटरनल स्ट्रक्चर है, डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर है, और उनकी कुछ डिस्टिंक्टिव फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। उन सारी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं सर? उन सारी वस्तुओं को बोला जाता है सर मिनरल्स। तो होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। सिंपल डेफिनेशन सर। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टैल्क। कि सर मिनरल्स बहुत अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं। हार्डेस्ट मिनरल सर डायमंड, किसी भी चीज को काट सकता है, और वहीं पर सॉफ्टेस्ट मिनरल सर टैल्कम पाउडर, जो कितना सॉफ्ट होता है। सर एन नंबर ऑफ मिनरल्स आर अवेलेबल और अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं कि सर हार्डेस्ट से लेके सॉफ्टेस्ट तक। लेकिन वो इतने वेरिड क्यों होते हैं, वो इतने अलग अलग क्यों होते हैं? तो हमने क्या देखा कि मिनरल्स किससे बन रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं सर? रॉक से। मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ही यही था कि मिनरल्स आर फाउंड एम्बेडेड इन रॉक्स, कि मिनरल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, रॉक्स के अंदर मिलते हैं। ग्रेट सर। अब रॉक्स को हम जानते हैं कि सर रॉक्स की मैं बात करूं लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन में एक सिंगल मिनरल होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स में अलग अलग मिनरल्स होते हैं। कि सर एक फॉर्म ऑफ रॉक अगर हमने देखा तो उसमें सिर्फ एक मिनरल मिल रहा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रॉक्स में बहुत अलग अलग मिनरल्स होते हैं। एंड अगर आप देखें तो अभी तक 2000 से ज्यादा मिनरल जो हैं वो फाइंड हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो एबेंडेंटली अवेलेबल हैं हमारी नेचर में। अब एक पर्टिकुलर मिनरल जो फॉर्म हो रहा है उसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होंगे, राइट? तो वो किस चीज पर डिपेंड करते हैं सर? फिजिकल और केमिकल कंडीशंस में जिसमें वो फॉर्म हुए। हमने रॉक फॉर्मेशन देखा था, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने रॉक फॉर्मेशन देखा था। आपको एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूं जल्दी से। देखिए रॉक फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो तीन टाइप के रॉक्स होते हैं। पहला होता है सर इग्नियस रॉक्स, दूसरा होता है सर सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा होता है सर मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन से होते हैं सर? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और इन तीनों रॉक्स के फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग कंडीशंस में होते हैं। तो सर अब जब रॉक्स अलग अलग कंडीशंस में फॉर्म हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या समझ आ रहा है कि उसके चलते उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। और हमें मिनरल्स कहां से मिल रहे हैं सर? इन्हीं रॉक्स से मिल रहे हैं मेजरली। तो ऑब्वियसली जिस कंडीशन में ये रॉक्स फॉर्म हुई हैं वो डिफरेंट थी, तो डिफरेंट हमें उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी इवन मिनरल्स में। तो इसी के चक्कर में हमें देखने को मिलता है कि सर मिनरल्स जो होते हैं बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग हार्डनेस के होते हैं, अलग अलग क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। कोई किसी में ज्यादा बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, किसी में छोटे छोटे क्रिस्टल हैं, किसी की बहुत ज्यादा शाइन है। गोल्ड की बात करूं कितना ज्यादा शाइनी है, कोल की बात करूं एकदम डार्क है, और डेंसिटी की मैं बात करूं तो उसी कारण से हम देखते हैं कि मिनरल्स में इतनी अलग अलग वेरिड केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। अब जब हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स को बेसिकली हम 3 टाइप्स में डिफाइन कर देते हैं। पहला होता है सर मेटेलिक मिनरल, जिसमें मेटल कंटेंट होता है। मेटल और नॉन मेटल्स आपने साइंस में पढ़ा हुआ है। मेटल्स क्या होते हैं? जिनमें सर लश्चर होता है, जिनमें मेलेबिलिटी होती है, डक्टाइल होते हैं, स्ट्रेंथ होती है। नॉन मेटल जिनमें ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। तो सर मिनरल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है मेटालिक मिनरल जो मेटल्स हैं, दूसरा होता है नॉन मेटालिक मिनरल्स जो मेटल्स नहीं है, और तीसरा होता है एनर्जी मिनरल्स जो एनर्जी के लिए यूज हो रहे हैं। मेटालिक मिनरल को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, फेरस, नॉन फेरस, प्रीशियस। फेरस जिसमें आयरन कंटेंट है, Fe आयरन, फेरस जिसमें आयरन कंटेंट है, नॉन फेरस मेटल है बट आयरन कंटेंट नहीं है, एंड प्रीशियस जो इंपॉर्टेंट गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। वहीं पर मैं नॉन मेटालिक की बात करूं जिनमें मेटालिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, एंड एनर्जी। फेरस की मैं बात करूं तो याद रखना है आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, इसमें कुछ आयरन अवेलेबल होता है। नॉन फेरस की मैं बात करूं कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट, कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट, ये सारे नॉन फेरस होते हैं। और प्रीशियस तो हमें पता है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है सर। नॉन मेटालिक की बात करूं सर माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, सर नॉन मेटालिक, मेटल नहीं है ये सारे। एंड लास्ट आता है एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये भी मिनरल्स होते हैं। क्लियर? अब स्टडी ऑफ की मैं बात करूं तो ज्योग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट में क्या अंतर होता है? तो ज्योग्राफर कौन होते हैं? जो सर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में समझते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ इंटरेस्ट टू ज्योग्राफर्स। की सर अलग अलग मिनरल्स कहां मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिकली कैसे वो हेल्पफुल हैं, ये सब कौन पढ़ता है? ज्योग्राफर्स। लेकिन जियोलॉजिस्ट कौन होता है?
सर ज्योग्राफर कौन है? जो अर्थ के बारे में पढ़ रहा है, फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहा है और देख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जियोलॉजिस्ट क्या है कि सर मिनरल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पत्थर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बारे में पढ़ता है। तो जियोलॉजिस्ट इज वन पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, देयर एज, फिजिकल एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। तो ज्योग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं वेयर आर दीज मिनरल्स फॉर्म्ड या फाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूज भी होते हैं, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, सारी बातें समझ आ जाएंगी। मिनरल्स फॉर्म कहां कहां होते हैं? तो मिनरल्स सबसे पहला जो हमें पता है कि सबसे पहला पॉइंट सर, मिनरल्स जहां मिलते हैं उसको बोला जाता है ओर। अब ये ओर क्या होता है कि सर एक एरिया में बहुत लार्ज अमाउंट में हमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं उसको ओर कहा जाता है, ओर फॉर्म में मिलते हैं। ओर क्या होता है सर? देखिए मैं समझाता हूं कि सर मिनरल्स जो है हमें किस फॉर्म में मिले। सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं। हमने क्या बात की? रॉक में मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये एक रॉक है, इस रॉक के अंदर कई सारे मिनरल्स एम्बेड हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बात की कि सर एक जगह पे ऐसे कई सारे पत्थर पड़े हुए हैं। अब मुझे क्या करना है? इस पत्थर को मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, इसको मेरे को क्लीन करना पड़ेगा। जो मेटल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट की। सर इसमें आयरन भी मिल रहा है, सर मुझे इसमें बॉक्साइट तो नहीं, वो फेरस नहीं होता है सर। मुझे इसमें दूसरे फेरस मिनरल मिल रहे हैं, जैसे जिंक, लेड, ये सारी चीजें मिल रही हैं सर। ये सब मैंने निकाल लिए। अब इसमें मुझे क्या कि मुझे एक जगह पे सारे नहीं मिल रही हैं, इंप्योरिटीज के साथ मिक्स्ड हैं, तो मुझे इनको प्योर करके निकालना पड़ेगा। इसे कहा जाता है सर ओर, ठीक है। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। कि सर किसी भी एक जगह पे जब मिनरल्स मिल रहे हैं बहुत सारे, लेकिन दूसरे मिनरल्स इंप्योरिटीज के साथ मिक्स्ड हैं, तो उसे ओर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओर। तो पहला मिनरल्स हमें कैसे मिलते हैं सर? ओर के फॉर्म में या ओर से मिलते हैं। अब मिनरल कंटेंट किसी भी ओर में इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि सर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसे निकाल सकेंगे। सर थोड़ा सा ही है तो उसको एक्सट्रैक्शन करने में इतना पैसा क्यों वेस्ट करना? बट हाँ, एक जगह पे बहुत ज्यादा कोल डिपॉजिट है तो सर डेफिनेटली हम वहां पे एक माइन बना सकते हैं और एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की कि सर द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज। कि सर किस तरीके से बने हैं या कहां पर मिल रहे हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इस ओर को एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। उसके अलावा ये हमें ये भी बताता है कि उस एक्सट्रैक्शन में कितना पैसा लगेगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ओर्स या मिनरल्स किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहे हैं, हम उनको समझें और उनको पढ़ें। तो अब देखिए, सबसे पहला मिनरल्स जो होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो ओर तो हमने देख लिया कि आयरन ओर मतलब मिनरल ओर क्या होते हैं। अब वो कैसे कैसे मिलते हैं? तो हमने क्या बात की कि सर वो रॉक्स में मिलते हैं। सबसे पहले मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स में मिलते हैं। तो रॉक्स में भी हमने अलग अलग टाइप्स के रॉक्स देखे। तो पहले बात करते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। ग्रेट सर। अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते क्या हैं ये समझते हैं। देखिए ये क्या है सर? वोल्केनो। ये क्या है सर? वोल्केनो, ठीक है सर। अब इस वोल्केनो में यहां पे हम देख रहे हैं कि सर लावा है बहुत सारा। क्या है? लावा। अब आपको पता है कि ये वोल्केनो वक्त वक्त पे फटता है और ये लावा निकल निकल के बाहर आके फैल जाता है। ये लावा निकल के आके बाहर फैल जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सर इस वोल्केनो से ये जो लावा है, इस वोल्केनो से ये जो लावा निकल के आ रहा है ये बाहर फैल रहा है, ठीक है सर। अब लावा बाहर निकल के आया, ठीक है, लावा बाहर निकल के आया। बाहर निकल के आने के बाद सरफेस पे ये लावा ऐसे जम गया। अब क्या हुआ? कुछ वक्त के बाद ये लावा ठंडा हो जाएगा और रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि अर्थ के अंदर ये जो लावा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये जो लावा है ये क्या है सर? मॉल्टन रॉक्स, मॉल्टन मिनरल्स। क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर हमें पता है कि हमारी अर्थ क्रस्ट जो है, सॉरी सर्कल खराब हो गया है, देखिए अर्थ क्रस्ट के अंदर हम देखते हैं कि 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट होता है, कोर जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है। गर्मी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई, वेरी हाई। तो अब यहाँ पे जो भी पत्थर हैं, जो भी मिनरल्स हैं, जो कुछ भी है वो मॉल्टन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मॉल्टन फॉर्म में। अब हमें क्या पता है कि कोई भी चीज जब गर्म होती है तो इट राइजेस अप, वो ऊपर उठती है। तो ये लावा क्या है? मैग्मा क्या है? ये ऊपर उठना शुरू होता है। अब ये मैग्मा ऊपर उठता है, बाहर आता है, ये लावा बन जाता है, ठीक है। अब ये लावा जब बाहर आया तो ये अर्थ सरफेस पे फैला। अर्थ सरफेस पे फैलने के बाद ये ठंडा होना शुरू हुआ। जब ठंडा हो गया तो ये वापस से रॉक बन गया। अब यहीं पे आपको समझना है, तो ये जो रॉक फॉर्म है इसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। अब यहां पे मुझे आपको क्या समझाना है कि सर ये तो बाहर आके कहां सर, ये अब देखिए, अब ये लावा गया तो ये कहीं पे क्रैक्स होंगे, क्रिवाइसेस होंगे, फॉल्ट्स या जॉइंट्स होंगे। कि देखो यहाँ कहीं पे ये जमीन पे ऐसे क्रैक्स थे, ऐसे क्रैक्स थे, इन क्रैक्स में भर गया लावा जाके। इसी वेंट में कई सारे क्रैक्स रहे होंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े। कुछ छोटे छोटे ऐसे क्रैक्स हैं, कुछ बड़े बड़े क्रैक्स हैं,
ठीक है, तो इनमें भी लावा भरा है। अब बाद में क्या हुआ, ये लावा ठंडा हो गया, ठीक है, वोल्केनो बंद हो गया, लावा ठंडा हो गया। बहुत सालों बाद जब जियोलॉजिस्ट जाएंगे, इसके स्टडी करेंगे, तो उन्हें यहाँ पे ये ठंडा लावा जो कि रॉक में कन्वर्ट हो गया है वो मिलेगा। अब हमें क्या पता है कि मिनरल्स किस में मिलते हैं सर, रॉक्स में। तो इनमें जो ये रॉक्स मिलेंगे वहां से हमें मिनरल्स निकलेंगे, हमें इन रॉक्स में से मिनरल मिलेंगे। इंपॉर्टेंट कि बड़े बड़े रॉक्स में तो मिल ही रहे हैं, बट इन छोटे छोटे जॉइंट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उनसे हमें इस तरीके से मिलता है कि यहां पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स जनरली हमें क्रैक्स, क्रिवाइसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स में मिलते हैं। कैसे क्रैक्स, क्रिवाइसेस, फॉल्ट्स और जॉइंट्स में मिलते हैं कि क्रैक्स कहीं पे जमीन में क्रैक है, क्रिवाइसेस हैं, फॉल्ट्स, जॉइंट्स, ये सारी सेम टर्म्स है, ठीक है। तो यहां पे जब लावा भर गया छोटी छोटी जगहों पे, बाद में उन्हें एक्सट्रैक्ट किया, आपने निकाला, तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स वहां पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में क्रैक्स और क्रिवाइसेस में, और इसी के अंदर मैंने बात की कि ये जो वेंट आउट पाइप है उसी के अंदर कई सारे क्रैक्स और जॉइंट्स होंगे। तो इसमें भी लावा भर गया है, इसमें भी क्या हुआ है सर, लावा भर गया है। तो ये जो बड़े वाले होते हैं वेन्स बोला जाता है, जो छोटे वाले होते हैं उनको लोड्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो बड़े क्रैक्स होते हैं उनको वेन्स बोला जाता है, जो छोटे क्रैक्स होते हैं उनको लोड्स बोला जाता है। आप ध्यान से समझिए, द स्मॉलर अकरेंसेज आर कॉल्ड वेन्स, सॉरी, स्मॉल वाले जो होते हैं उनको वेन्स कहा जाता है, बड़े वाले जो होते हैं उनको लोड्स कहा जाता है। कि बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं वो लोड्स हैं, जो छोटे क्रैक्स हैं उनको वेन्स कहा जाता है। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं सर, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं ना कि सर सपोज इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हो गया। अब इग्नियस रॉक बहुत वक्त तक धूप और गर्मी और प्रेशर में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इग्नियस रॉक कन्वर्ट होकर दूसरे रॉक में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि लाइमस्टोन एक रॉक है, लाइमस्टोन एक रॉक है, लेकिन लाइमस्टोन जब बहुत लंबे वक्त तक हीट और प्रेशर में पड़ा होता है, अंडर ह्यूज हीट एंड प्रेशर, लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे रॉक्स जिनका फॉर्म चेंज होता है उन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, अब इग्नियस रॉक ही तो मेटामॉर्फिक बन रहा है, तो जनरली कौन से रॉक्स मेटामॉर्फिक बनते हैं सर, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक का जब फॉर्म चेंज हो जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं, राइट। कि कोई सेडिमेंट्री रॉक पड़ा हुआ है, अंडर इंटेंस हीट और प्रेशर उसका फॉर्म चेंज हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। तो जब ये इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं उस टाइम पे भी हमें कई सारे मिनरल फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, राइट। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स, लिक्विड, मॉल्टन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। कि सर वोल्केनो से जब वो बाहर निकल रहे हैं गैसियस या लिक्विड फॉर्म में, तो वो अर्थ के सरफेस के बाहर आते हैं, वो ठंडे होते हैं, दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। और मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक कॉपर, जिंक, टिन जो है इस तरीके से हमें अर्थ के बाहर मिल जाते हैं कि हमें अर्थ के नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। वोल्केनो से जो लावा आ रहा है उन्हीं से हमें ये सारे मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप पहला चीज क्लियर हुआ। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से तो हमें इस तरीके से वेन्स और लोड्स में मिनरल्स मिल जाते हैं। अब मैं बात करूं सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं कि सर सपोज ये लेयर बाय लेयर यहाँ पे जमती जा रही है, ठीक है, बहुत सालों से एक लेयर बनी, उसके ऊपर दूसरी लेयर बनी, तीसरी लेयर बनी, चौथी लेयर बनी, अब ये लेयर जो है कि सॉलिड हो गई एक पॉइंट पे आके, तो ये रॉक क्या कहलाएगी, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। आपने पत्थरों के अंदर भी देखा होगा कई सारी ऐसी लेयर्स देखने को मिलती हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में जनरली आप ओशन के पत्थरों को भी अगर आप देखेंगे ना तो उसमें ऐसी लेयर्स बनी हुई होती हैं, वो होती है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक में इतने सालों में जब ये रॉक्स बन रही होती हैं तो कई सारे मिनरल्स इन लेयर्स के बीच में फंसे हुए मिल जाते हैं। तो ये क्या है कि सर सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिनरल्स कैसे मिलते हैं, बेड्स और लेयर्स में। कैसे, बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में, कि इनको बेड्स या लेयर्स कहा जाता है। ये जो है, तो यहाँ पे बीच में कोई मिनरल मिल गया, यहाँ पे कोई मिनरल मिल गया, तो इनको बोला जाता है बेड्स और लेयर्स। बेसिकली वो कब फॉर्म हुए, क्योंकि कंटिन्यूअसली डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टली, कि लगातार अलग अलग लेयर जमती जा रही है, उसी के बीच में मिनरल हमें ट्रैप मिल जाते हैं, राइट। जैसे मैं बात करूं कोल, आयरन और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे हमें कई बार इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, बट मेनली कोल इसी तरीके से मिलता है। कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर हैव बीन concentrated as a result of long periods under great heat and pressure. Another group of sedimentary minerals include gypsum, potash, salt, sodium salt, ये सारे sedimentary rocks में हमें मिलते हैं। एंड ये जनरली हमें मिलते हैं इवेपोरेशन के कारण, कि सर जनरली इवेपोरेशन होता है और एरिड रीजन्स में, तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि इवेपोरेशन हो गया, ये मिनरल रह गए, कि पत्थर चला गया, पानी चला गया और ये पत्थर रह गए हैं। ग्रेट सर। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन ये इन्वॉल्व करता है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, की सरफेस पे जो रॉक्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बात की कि ये गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर बहुत सारी लेयर चढ़ती गई, वो एक हार्ड पत्थर बन गया, उस पत्थर के अंदर क्या है, गोल्ड है। अब बहुत सालों से वो पत्थर ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन सर हीट पड़ रही है, उसके ऊपर बारिश हो रही है, सर लीचिंग हो रही है, बहुत चीजें हो रही हैं, तो पत्थर टूट गया, अब अंदर का गोल्ड बाहर आ गया। तो आप देखेंगे कि तीसरा हमें इस तरीके से मिलता है कि सर जो सरफेस रॉक्स हैं
उनमें से सॉल्यूबल कंटेंट्स अलग हट जाते हैं कि मिट्टी की लेयर चढ़ गई, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनसे अलग हट जाते हैं और उससे हमें क्या मिलता है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट मिनरल है वो बचा हुआ मिल जाता है। वेदर्ड मटेरियल जो बचता है, रेसिडुअल मटेरियल जो बचता है वो मिल जाता है कि सर ये एक पत्थर है, उसके अंदर ये गोल्ड का टुकड़ा है। अब ये पत्थर बहुत सालों से इसमें वेदरिंग हो रही है, हीट पड़ रही है, बारिश हो रही है, ठंड आ रही है, फिर हीट पड़ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ये पत्थर ये पूरा एरिया टूट गया। अब इससे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे सर गोल्ड बचा। तो ये गोल्ड हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, राइट। बॉक्साइट हमें इसी तरीके से मिलता है। कुछ मिनरल हमें एलुवियल डिपॉजिट्स में मिल जाते हैं। एलुवियल सॉइल याद आ रही है ना, कि पहाड़ से नदी आ रही है, फिर फ्लड प्लेन्स में वो अपने आप को डिवाइड कर रही है। जब पहाड़ से नदी डिसेंड कर रही होती है नीचे, जब पहाड़ से नदी नीचे डिसेंड कर रही होती है तो अपने साथ कई सारे कंकड़ पत्थर बहा कर लाती है। अब जब वो फ्लड प्लेन्स में आती है तो उस कंकड़ पत्थर को यहीं पे डिपॉजिट कर देती है। बहुत लंबे वक्त तक डिपॉजिट यहाँ पे होने के कारण इन रॉक्स में हमें मिनरल मिल जाता है और इन्हीं को कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। जो बॉटम ऑफ हिल या उसके आसपास का एरिया होता है, यही जो कंकड़ पत्थर नदी डिपॉजिट कर रही है उनमें मिनरल कंटेंट होता है और इन डिपॉजिट्स को कहा जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स, राइट। और इनमें कुछ ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो पानी से रस्ट नहीं होते हैं। तो जनरली प्रीशियस मेटल जो होते हैं वो हमें यहीं पर मिलते हैं। गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लेटिनियम, ये ऐसे मेटल्स हैं ऐसे मिनरल्स हैं जो पानी से करोड या रस्ट नहीं होते हैं एंड ये सारे मेटल्स हमें इन्हीं प्लेसर डिपॉजिट्स में मिल जाते हैं। उसके अलावा ओशन वाटर में भी बहुत लार्ज क्वांटिटीज में मिनरल्स हमें मिलते हैं, राइट। बट उतने ज्यादा इजीली नहीं मिल पाते, इतने ज्यादा डिफ्यूज होते हैं, उतना गहरा हम खोद नहीं पाते हैं, इस कारण से उतना वो हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। फिर भी जो कॉमन मिनरल्स हैं जैसे सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, ये हमें मेनली ओशन वाटर से ही मिलते हैं। उसके अलावा ओशन बेड क्या है कि सर ये नदी है और ये नदी का जो तल है उसको ओशन बेड कहा जाता है। यहां पे भी मैंगनीज नोड्यूल्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, राइट। यहां पर भी हमें मैंगनीज नोड्यूल्स जो हैं बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के अंदर जितने भी माइंस और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको नेशनलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि इन सब मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट का होता है। लेकिन अभी भी कई सारे ट्राइबल एरियाज, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में, लोग इंडिविजुअली या कम्युनिटी में ही आकर इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं मेघालय की बात करूं तो लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स आर अवेलेबल इन मेघालय। किस चीज के? कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। और वहां के लोग एक बहुत ही फेमस माइनिंग टेक्निक का यूज करते हैं। अभी आपने सुना भी होगा उसके बारे में, उत्तरकाशी टनल इशू जब हुआ था, रैट होल माइनिंग कहा जाता है उसको। तो आप वहां पर देखेंगे तो रैट होल माइनिंग में क्या किया जाता है ना, रैट होल माइनिंग में आप जनरली क्या करते हैं कि सर सपोज ये अर्थ की लेयर है, तो जनरली एक माइनिंग कैसी होती है कि आपने ये पूरी लेयर हटा दी और फिर माइन किया। लेकिन इन जगहों पे कैसे माइनिंग की जाती है, सर ये पूरी लेयर है, आप पूरी लेयर को ना हटा के बस ऐसे एक होल बनाते हैं, जैसे रैट्स बनाते हैं ना, आप ऐसे टनल्स बना के अर्थ के अंदर जाते हैं और आप अपने मिनरल्स को लेकर आते हैं। दिस इज नोन एज रैट होल माइनिंग। और आप देखें तो सर कोल माइनिंग जो जोवाई और चेरापूंजी में होती है वो कुछ फैमिली मेंबर्स खुद करते हैं और इसको बोला जाता है रैट होल माइनिंग। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने रैट होल माइनिंग को इलीगल कह दिया है और बोला है कि इसे रोक देना चाहिए, कि सर ये रैट होल माइनिंग जो है ये अपने आप में थोड़ी खराब है, इलीगल है और इसको नहीं करना चाहिए। तो रैट होल माइनिंग आपको याद रखना है कि छोटी छोटी टनल्स बना के आप माइनिंग करते हैं। अब मैं बात करूं मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, तो इंडिया इज फॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पे बहुत ही रिच और वेरीड मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि कुछ जगहों पे बहुत मिनरल रिसोर्सेज हैं, कुछ जगहों पे कुछ ही मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो ये हमने रिसोर्सेज वाले चैप्टर में भी बात की थी। तो अगर आप देखें तो देखिए, आप पेनिनसुलर रॉक्स जो हैं, पेनिनसुलर इंडिया जो है उसमें सबसे ज्यादा कोल, मेटालिक मिनरल और माइका और इन सब नॉन मेटालिक मिनरल्स के रिजर्व्स हैं। तो पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बड़ा मिनरल रिजर्व्स है इंडिया का। और वो क्यों है, हमने बात की थी, क्यों? क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स में मिलते हैं पेनिनसुला के, गुजरात में और असम में। जैसे मैं बात करूं वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट और उसके अलावा गुजरात और असम में, इसमें सबसे ज्यादा पेट्रोलियम डिपॉजिट्स हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पेट्रोलियम डिपॉजिट है। मैं राजस्थान की बात करूं जो कि पेनिनसुलर रॉक सिस्टम का ही एक हिस्सा है, वहां पर बहुत ज्यादा हमें नॉन फेरस मिनरल्स देखने को मिलते हैं। वास्ट एलुवियल प्लेन्स जो नदर्न प्लेन्स हैं, वहां पे हमें मेनली कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मिनरल देखने को नहीं मिलता है।
और ये इतना वेरिएशन हमें इंडिया के अंदर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सर हमने बात की इंडिया का लैंड फॉर्म, क्लास 9th अगर आपको याद आ रहा हो कि सर इंडिया का जो लैंड फॉर्म है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वो बहुत ही डाइवर्स हैं कि नॉर्थ में हिमालयाज, फिर नदर्न प्लेन्स आते हैं, फिर पेनिनसुलर इंडिया आता है, वेस्ट में ग्रेट डेजर्ट्स आते हैं, फिर हमें ईस्ट और वेस्ट कोस्ट देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और इन सारे जियोलॉजिकल फीचर्स के अपने कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं, लैंड फॉर्म्स अलग अलग हैं। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि जो मिनरल फॉर्मेशन और मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सब बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही बिखरा हुआ है, और कुछ एरिया में बहुत मिनरल्स अवेलेबल हैं, कुछ एरिया में मिनरल्स अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि आपको क्या समझना है कि सर अगर मिनरल ओर किसी एक मिनरल ओर में हमें मिनरल मिल रहा है तो उसका एक्सट्रैक्शन और क्लोजनेस टू द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर उस ओर में हम उसको एक्सट्रैक्ट कब कर रहेंगे या उसमें हम एक्सट्रैक्शन कब शुरू करेंगे, जब उसमें वो मिनरल का रिजर्व जो है सफिशिएंट अमाउंट में हो और मार्केट के नजदीक हो, तभी हम उसे एक अच्छा रिजर्व बोल सकते हैं। और जब इस पर्टिकुलर ऑप्शन में हम वायबल हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं कि हमें एक रिजर्व मिल गया है जहां पे मिनरल और अच्छे से अवेलेबल है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अब जैसे मैं बात करूं कि डीप वैलीज में, डीप बहुत गहरी घाटियों में कहीं पे मिनरल मिल रहा है, तो कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट? और उसको मार्केट ले जाने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो अच्छी जगहों में जैसे झारखंड और इन सब जगहों पे हैं जो माइंस, तो वो मार्केट के नज़दीक है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है और उनको एक्सट्रैक्ट करना भी ईजी है। तो जब किसी भी रिजर्व या डिपॉजिट को एक्सट्रैक्ट करना ईजी हो, वो वायबल हो, इकोनॉमिक हो, तो उसे माइन कहा जाता है। जब किसी भी एक मिनरल रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करना ईजी हो विथ अवेलेबल टेक्नोलॉजी और वो मार्केट के आसपास और इकोनॉमिकली भी वो वायबल हो, तो उसे माइन कहा जाता है। अब मैं बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की। तो सबसे पहले आते हैं फेरस मिनरल्स। तो इंडिया के अंदर फेरस मिनरल्स जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ टोटल मेटालिक मिनरल्स, की जितने भी टोटल मेटालिक मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं इंडिया के अंदर, उनमें से 3/4 मिनरल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो सारे फेरस मिनरल्स होते हैं, फेरस जिनमें आयरन कंटेंट होता है। एंड आप देखेंगे कि आयरन और ये जो फेरस मिनरल्स हैं वो डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स में है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज इन्हीं मेटल्स पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इंडिया इनफैक्ट बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट इन मेटल्स का एक्सपोर्ट भी करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आयरन ओर जो है वो कहलाता है सर फेरस मिनरल जो है वो है आयरन ओर, जिससे आयरन निकल के आता है। कि सर ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है। आपको कार बनानी हो, आपको मशीन बनानी हो, आपको इंडस्ट्री बनानी हो, आपको ब्रिज बनाना हो, आपको कुछ भी करना हो, आयरन तो चाहिए ही होता है। तो आयरन ओर इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज इवन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडिया इज फेयरली रिच इन दिस आयरन ओर। जो इंडिया के अंदर आयरन ओर का रिसोर्सेज है वो बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है, इसलिए इंडिया को कहीं और डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता है। इनफैक्ट गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंडिया। अगर आयरन ओर की हम बात करते हैं तो मैग्नेटाइट सबसे बेटर क्वालिटी ऑफ आयरन ओर होता है। याद रखना है कौन सा सर? मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें 70% से ज्यादा आयरन मिल जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जो आयरन ओर है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर है और इसमें हमें लगभग 70% से ज्यादा आयरन कंटेंट मिल जाता है। उसके अलावा आप देखें तो इसकी अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटी भी होती है, इस कारण से इन्हें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और उसके बाद जो उससे थोड़ा कम क्वालिटी का होता है वो कहलाता है हेमेटाइट, राइट? कि हेमेटाइट थोड़ा कम क्वालिटी का लेकिन वास्ट तरीके से यूज किया जाता है। कि मैग्नेटाइट मिलता ठीक है, आयरन कंटेंट अच्छा है, बट उसको उतना वास्ट यूज नहीं करते हैं। वेयरएज हेमेटाइट ऐसा है जिसको क्वांटिटी के मामले में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इसमें जो आयरन कंटेंट होता है वो लगभग 50 से 60% होता है। 2018-19 की बात करूं तो आयरन ओर का 97 प्रोडक्शन कहां पर हो रहा था सर? ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और झारखंड। ये 4 प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे कुछ आयरन ओर बेल्ट हैं जहां से मैक्सिमम आयरन ओर इंडिया का जो है यहीं से मिलता है। कौन कौन से बेल्ट्स हैं सर? आप देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बेल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला बेल्ट आता है ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा झारखंड बेल्ट, ये रहा ओडिशा झारखंड बेल्ट। पहला बेल्ट है ओडिशा झारखंड बेल्ट। ओडिशा में हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट हमें देखने को मिलता है। कहां पर सर? बादामपुर माइंस और मयूरभंज, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट्स। उसके अलावा मैं बात करूं कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है, वहां पर हेमेटाइट आयरन ओर मिलता है गुआ और नोआमुंडी में। ठीक है सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेल्ट कौन सा है सर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेल्ट है दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर बेल्ट। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट की छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ये जो बेल्ट लाया करता है, यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑफ हेमेटाइट हमें देखने को मिलता है। बैलडीला रेंज और उसके अलावा ये जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सर
महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा चंद्रपुर में। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो बैलडीला रेंज सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है छत्तीसगढ़ में, और यहां से जो आयरन ओर निकल कर आता है उन सबको जापान और दूसरी सदर्न कोरियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू, कि यहां सर विशाखापट्टनम से ये जो भी यहां से निकल कर आ रहा है उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मैं बात करूं बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू बेल्ट, ये कहां पर है? कर्नाटका। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरू, नाम से याद रखना है ये 4 इंपॉर्टेंट बेल्ट। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, देन उसके बाद कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र, गोवा। तो सर कुद्रेमुख माइंस जो है कर्नाटका में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुद्रेमुख का मतलब होता है घोड़े के जैसा मुंह, राइट, एंड ये वन ऑफ द लार्जेस्ट माइंस भी हैं इन द वर्ल्ड। दे आर द लार्जेस्ट माइंस डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, याद रखना है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट, वन ऑफ द दुनिया का लार्जेस्ट डिपॉजिट इट इज कुद्रेमुख माइंस। और ये जो ओर है यहाँ पे इसको स्लरी की तरह प्रेजेंट किया जाता है मंगलुरु, स्लरी के थ्रू, कि सर पाइप के थ्रू आप उसको पानी में मिक्स करके उसे एक्सपोर्ट करते हैं, बाद में पानी को छान के ओर को निकाल लेते हैं। एंड लास्ट आता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जहाँ पे गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र के, वहाँ पर ये ओर्स आते हैं। ऑल्दो यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ओर नहीं मिलते हैं, और कुछ जो ओर है वो मारमगांव पोर्ट जो कि गोवा में है वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आयरन और माइंस का जो मैप आता है उसमें आएगा कुद्रेमुख माइंस, सर कुद्रेमुख माइंस आता है कर्नाटका में, देन उसके बाद आता है बिल्लेरी माइंस कर्नाटका में, देन आता है बैलडीला, बैलडीला हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद दुर्ग सर हमें देखने को मिलता है ये छत्तीसगढ़ में अगेन, एंड लास्ट आता है मयूरभंज इन उड़ीसा। ठीक है, सिंहभूम इन झारखंड, मयूरभंज इन उड़ीसा, सिंहभूम इन झारखंड, ये भी एक और हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो ये सब हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेरस मिनरल जो है वो मैंगनीज है। मैंगनीज जनरली स्टील और फेरो मैंगनीज अलॉय में यूज होता है, कि मैंगनीज का यूज खुद से ऐसे नहीं किया जाता है, बट जनरली उसे ऐसा अलॉय यूज किया जाता है कि आयरन में मैंगनीज मिला दिया, या स्टील प्रोडक्शन में मैंगनीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। नियरली 10 kg ऑफ मैंगनीज जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है 1 टन स्टील बनाने के लिए। तो 1 टन स्टील बनाने के लिए आपको 10 kg मैंगनीज चाहिए होता है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड और पेंट्स में भी मैंगनीज का यूज होता है। उसके अलावा मैं बात करूं नॉन फेरस मिनरल की, तो नॉन फेरस मिनरल का रिजर्व उतना कुछ खास नहीं है हमारे यहाँ पे, बट जो भी थोड़ा बहुत अवेलेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉपर, बॉक्साइड, लेड, जिंक, गोल्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर के रिजर्व इंडिया के अंदर बहुत कम है। कॉपर एक बहुत ही अच्छा आप बात करेंगे मेटल है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए, क्यों? क्योंकि वो मेलेबल है, डक्टाइल है, और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कि मेलेबल शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, डक्टाइल सर उसको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, और एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो उन्हें इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश और खेतरी माइंस इन राजस्थान, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर हैं। उसके अलावा कुछ और सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज अ फॉर्म ऑफ बॉक्साइट। कि सर नेक्स्ट आता है कॉपर के बाद हम बात करते हैं बॉक्साइट की। सर बॉक्साइट में हमें जनरली कैसे देखने को मिलता है कि एल्यूमिनियम का जो दूसरा इंपॉर्टेंट है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हमें कैसे मिलता है? वो बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है, कि बॉक्साइट एक क्ले लाइक ओर होता है, उसी में एल्यूमिनियम के हमें एल्यूमिना मिलता है और बाद में उसी से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बहुत सारे रॉक्स के डीकंपोजिशन से बनता है। आपको याद आ रहा है मैंने बताया था वेदरिंग मटेरियल से ये जो बहुत सारे रॉक्स डीकंपोज होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट के, उससे बॉक्साइट बनता है, बाद में उससे एल्यूमिना निकाला जाता है और फिर उससे एल्यूमिनियम निकलता है। एल्यूमिनियम एक इंपॉर्टेंट मेटल है, क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी जो कैपेसिटी है वो स्ट्रेंथ ऐड करती है, किसमें सर? आयरन और उसके अलावा दूसरे मेटल्स में, कि इसको आप दूसरे मेटल्स के साथ मिला के उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। जैसे अगर आप इसको आयरन के साथ मिला देंगे तो आयरन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली, आयरन की स्ट्रेंथ और बेटर हो जाएगी। उसके अलावा वो एक गुड कंडक्टर और एक बेटर मेलेबल मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट की मैं बात करूं तो सर बॉक्साइट हमें जनरली मिलता है अमरकंटक प्लेट्यू, माइकाल हिल्स प्लेट्यू और बिलासपुर कटनी रीजन। कि सर अमरकंटक प्लेट्यू सेंट्रल इंडिया, सर ये सेंट्रल इंडिया, माइकाल हिल्स अगेन सर सेंट्रल इंडिया, और लास्ट आता है बिलासपुर कटनी रीजन, कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रीजन में हमें बॉक्साइट डिपॉजिट देखने को मिलता है। उड़ीसा 2016-17 तक लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट था। उसके अलावा पंचपटमाली जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है वो मेनली बॉक्साइट के डिपॉजिट हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, उड़ीसा में। देन उसके बाद बात करूं नॉन मेटालिक मिनरल्स की, तो हमारे पास है सर माइका एक मिनरल है जो कि सीरीज ऑफ प्लेट्स या लीव्स से, आपने देखा होगा ना कि पत्थर जब भी बन रहे हैं या दरवाजों में एक शीट लगी हुई होती है या बेड्स में एक बहुत ही फिनिश्ड शीट लगी होती है, वो सब माइका शीट्स होती हैं। तो माइका जनरली हमें थिन शीट्स में मिलती हैं और वो शीट्स इतनी थिन होती हैं कि एक पतली सी सेंटीमीटर में कई सारी शीट्स निकल सकती हैं। माइका जो है अलग अलग कलर्स में मिलता है, बहुत शाइनी कलर्स होते हैं, इसलिए उनको ये
डेकोरेटिंग इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइइलेक्ट्रिक मतलब वो इंसुलेटर होता है, एक्सट्रीम इंसुलेटर होता है माइका, इस कारण से उसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अगर मैं माइका डिपॉजिट्स की बात करूं तो इट इज फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, और उसके अलावा कोदरमा गया, हजारीबाग बेल्ट जो कि झारखंड में है, यहाँ से लीडिंग हमें माइका मिलता है। उसके अलावा राजस्थान जो अजमेर के आसपास का एरिया है वहाँ पे भी माइका बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड नेक्स्ट इज नेल्लोर माइका बेल्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट मैं बात करूँ रॉक मिनरल्स की, तो रॉक मिनरल में सर लाइफ स्टोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रॉक मिनरल है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ये एक बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक है जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में हमें मिलता है। और लाइमस्टोन सबसे बेसिक रॉ मटेरियल होता है। चूना देखा होगा ना, लाइमस्टोन चूना, ये सबसे बेसिक मटेरियल होता है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज आयरन स्टोर स्मेल्टिंग में भी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि सर ये माइनिंग के हजार्ड्स क्या क्या होते हैं। तो सर माइनिंग, आपको पता है कि माइनिंग के अपने बहुत सारे हजार्ड्स हैं। जब माइनिंग की जाती है तो बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हवा में उड़ते हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के पल्मोनरी डिजीज के लिए बहुत पल्मोनरी डिजीज लीड कर सकती हैं, ब्रीदिंग डिजीज, लंग्स डिजीज, ये सारी हार्ट डिजीजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी आपने देखा उत्तरकाशी टनल में क्या हुआ, टनल कोलैप्स करके कई लोग फंस गए। उसी तरीके से माइंस भी कई बार कोलैप्स हो जाती हैं, उसमें पानी भर जाता है, आग लग जाती है, उसके कारण कई सारे माइनर्स अपनी जान खो देते हैं। कई बार पानी का जो सोर्स होता है माइंस के आसपास वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, जिससे कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं। उसके अलावा जब आप माइनिंग कर रहे होते हैं तो उससे जो वेस्ट निकल रहा होता है, स्लरी निकल रहा होता है, उन्हें रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, स्ट्रीम्स में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन भी होता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट और सेफ इंडस्ट्री रेगुलेशंस निकाले जाएं, ताकि ये जो माइनिंग इंडस्ट्री, जैसे किलर इंडस्ट्री भी कहा गया है, वहाँ पर लोगों की सुरक्षा की जा सके। अब मैं बात करूँ कि मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना है, तो सर हमें पता है कि सर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, या हम बात करें देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मिनरल्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी अगर मैं बात करूं बेसिक जितने मिनरल्स की हमने बात की, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, और उसके बाद मैं बात करूं बॉक्साइट, सर लाइमस्टोन, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं कि सर इनके बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, इनके बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो सर हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये मिनरल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, कि सर टोटल जो मिनरल अर्थ में अवेलेबल है उसका जो वर्केबल मिनरल है, जितना हम यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ 1% है पूरी अर्थ क्रस्ट का। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि सर मिनरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, एंड इंडिया इज क्वाइट लकी कि मिनरल रिसोर्सेज का जो इतना कम पार्ट है उसमें से मैक्सिमम हिस्सा इंडिया को मिला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के चलते हम बहुत रैपिडली मिनरल्स को यूज़ करते जा रहे हैं, जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं बनने में, हमने उनको 100 साल में ही यूज़ करके ख़त्म कर दिया है। और हमें पता है कि ये जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है मिनरल्स के फॉर्मेशन का, ये बहुत स्लो होता है, लाखों साल लग जाते हैं, और अगर हम उन्हें प्रेजेंट रेट से ही कंज्यूम करते रहे सर वो खत्म हो जाएंगे और नए मिनरल्स बन ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एक हमें एफर्ट लगाना है कि प्लान्ड तरीके से हम इन मिनरल्स का इस्तेमाल करना शुरू करें और मिनरल कंजर्वेशन पे भी फोकस करें, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। उसके अलावा इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजीज की भी जरूरत है, जिससे लो ग्रेड ओर्स लो कॉस्ट पे जो निकाले जा सकते हैं उनका यूज भी बेटर तरीके से हो सके। उसके अलावा रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, यूजिंग ऑफ स्क्रैप मेटल्स जो पुराने यूज हो चुके हैं, उसके अलावा दूसरे सब्सटीट्यूट्स भी हमें यूज करने हैं जिससे इन मेटल्स को कंजर्व कर सकें, एज वेल एज हमारे एनवायरमेंट को भी इन सबसे बचा सकें। अब लास्टली हम बात करते हैं कि हमने बात कर ली सर मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक में आते हैं फेरस, नॉन फेरस एंड प्रीशियस। बात कर ली हमने नॉन मेटालिक मिनरल्स की। अब बात करते हैं हम सर एनर्जी मिनरल्स की। तो एनर्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। हमारी बॉडी में अभी पढ़ा रहा हूं, एनर्जी की जरूरत है, आप पढ़ रहे हैं, एनर्जी की जरूरत है, हर एक एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरी होती है, राइट सर। अब एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म से जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, अभी तक एनर्जी हम कैसे जनरेट करते थे सर, फ्यूल्स के थ्रू, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम, राइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन सब से हम क्या कर सकते हैं सर, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम क्या करते हैं, दो क्लासेस में डिफाइन कर लेते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अगर सिंपल शब्दों में आप समझें तो कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, नॉन कन्वेंशनल का मतलब न्यू। तो कन्वेंशनल मतलब पुराना, नॉन कन्वेंशनल मतलब न्यू। तो कुछ हमारे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो ओल्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, कुछ जो है न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाइडल और थर्मल दोनों। इलेक्ट्रिसिटी भी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बन चुका है, जो पुराना सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में जो न्यू सोर्सेज यूज करें, जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल, बायो गैस एंड एटॉमिक एनर्जी। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया।
कि सर लकड़ियां और वो काऊ डंग केक, उनको अब पता नहीं उपले बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडे बोलते हैं कुछ जगहों पे, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है रूरल इंडिया में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर रूरल इंडिया में 70% एनर्जी इनसे यूज तो हो रही है, लेकिन इनके यूज के कारण प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फॉरेस्ट एरियाज बहुत तेजी से कम होता जा रहा है, प्लस इससे जो काऊ डंग केक हम या लकड़ियां जलाते हैं उससे जो फ्यूम्स यूज होते हैं, राइट, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सर पोल्यूशन हो रहा है। और दूसरी चीज, जो ये काऊ डंग केक हम बना लेते हैं और फ्यूल की तरह यूज कर लेते हैं, वो काऊ डंग एज अ मैन्योर भी यूज किया जा सकता है, नेचुरल मैन्योर, कि अगर आप उसे खेत में मिलाएंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट उस नेचुरल मैन्योर का भी यूज हम नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से। अब अगर मैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करूं तो कोल सबसे ज्यादा अबेंडेंटली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इंडिया के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल भी हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली हमारी कंट्री की अभी तक की जो जरूरतें हैं उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से फुलफिल करता हुआ आया है। अलग अलग कामों में इसका यूज होता है, जैसे पावर जनरेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी एज वेल एज डोमेस्टिक नीड्स। और इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल। इंडिया का मैक्सिमम अभी तक का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो कोल से ही कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहा था। लेकिन हमें पता है कि कोल जो है वो कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स या उनसे बनता है, कि हीट और प्रेशर और बहुत वक्त से मिलियन ऑफ ईयर्स में हीट और प्रेशर और इन सब के चलते कोल का फॉर्मेशन होता है, वो एक फॉसिल फ्यूल है। तो इसीलिए कोल्स को बनने के लिए बहुत वक्त लगता है। अब हीट और प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण अलग अलग टाइप के कोल हमें देखने को मिलते हैं, कि ठीक है कितने एरियाज में वो बने, कितने डेप्थ में वो फॉर्म हो रहा है, कितने प्रेशर के अंडर फॉर्म हो रहा है, कितनी हीट में फॉर्म हो रहा है, वो सब चीज़ों से कोल की वैरायटी भी चेंज हो जाती है। डिकेइंग प्लांट्स एंड स्वैम्प्स प्रोड्यूस पीट विच हैज लो कार्बन। की सर जनरली स्वैम्प्स या दलदलों में जो डिकेइंग प्लांट्स से जो कोल बनता है इट इज नोन एज पीट, ठीक है। और ये सबसे लो क्वालिटी ऑफ कोल होता है। पीट जो होता है वो सबसे लो क्वालिटी ऑफ कोल होता है। इसमें बहुत लो कार्बन और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और बहुत ही लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। इसके ऊपर आता है लिग्नाइट। ये लो क्वालिटी ब्राउन कोल होता है जो कि सॉफ्ट होता है और थोड़ा हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। लिग्नाइट रिजर्व्स की मैं अगर बात करूं तो वो सर ने वैली, तमिलनाडु एंड ये पावर जनरेशन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेंपरेचर इज कॉल्ड बिट्यूमिनस कोल। तीसरा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बिट्यूमिनस कोल, कि सर बिट्यूमिनस जो है वो सबसे पॉपुलर और मोस्ट कमर्शियली यूज्ड कोल होता है, ठीक है। कि बिट्यूमिनस जो कोल है वो इंडिया में सबसे ज्यादा कमर्शियली यूज होता है। पीट और लिग्नाइट तो नॉर्मली होता है, बिट्यूमिनस सबसे ज्यादा यूज होता है। एंड मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिट्यूमिनस कोल विच हैज अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। की बिट्यूमिनस कोल, जिसको मेटलर्जिकल कोल भी कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस और आयरन स्मेल्टिंग और इन सब में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। एंड सबसे लास्ट में आता है एंथ्रासाइट। तो सर अगर मैं रैंकिंग बताऊं तो याद रखना है एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये चार फॉर्म्स ऑफ कोल होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर यूसेज और कितनी अच्छी उनकी क्वालिटी होती है। सबसे बेटर एंथ्रासाइट, सबसे खराब पीट, उसके बाद बीच में बिट्यूमिनस और लिग्नाइट होते हैं। एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट और हार्ड क्वालिटी कोल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। जनरली इंडिया के अंदर हमें दो कोल रिजर्व देखने को मिलते हैं, दो जियोलॉजिकल, पहला गोंडवाना जिसकी हमने बात की थी, गोंडवाना लैंड वाला जो एरिया था, और दूसरा टर्शरी कोल जो कि नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। कि सर एक गोंडवाना जो बहुत पुराना है, तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, 200 मिलियन पुराना है, 200 ईयर मिलियन पुराना है। और उसके अलावा जो टर्शरी सेक्टर कोल है 55 मिलियन ईयर पुराना जो है वो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, तो इसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। मेजर रिसोर्सेज की बात करूं मैं गोंडवाना कोल में, तो हमारे पास जो जिसको मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है वो दामोदर वैली में है, वेस्ट झारखंड, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हमें वो देखने को मिलता है। झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है। लाइक आपके पास छत्तीसगढ़ और झारखंड और कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में ये कोल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा वैलीज में भी कोल डिपॉजिट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। टर्शरी कोल जो है वो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है मेनली, सच एज मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये टर्शरी कोल कंपैरेटिवली नया है, गोंडवाना कोल जो है वो बहुत पुराना है। तो टर्शरी कोल की क्वालिटी थोड़ी सी कम है, गोंडवाना कोल की क्वालिटी बहुत बेटर है। उसके अलावा हमें यह भी पता है कि कोल एक बल्की मटेरियल है। इसका मतलब क्या कि सर उसको जब हम यूज करते हैं वो बस बल्की है, कोल बहुत हैवी नहीं होता है। कोल को आप ऐसे उठाएंगे बहुत हल्का होता है, बस वो बल्की होता है। तो जब आप उसे जलाते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज और थर्मल स्टेशंस ऐसी जगह पे बनाई जाती हैं जहां पर कोल फील्ड्स नजदीक में हो, क्योंकि कोल को अगर बहुत दिनों के बाद इस्तेमाल किया जाएगा या बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद तो वो अपना वेट खोने लगता है और उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो है पेट्रोलियम। हम सब जानते हैं कि सर गाड़ियों में, मशीन्स में, हर जगह पेट्रोलियम यूज होता ही है। तो सर ये बेसिकली हीट और लाइटिंग के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है वो एक नोडल इंडस्ट्री, नोडल इंडस्ट्री का मतलब क्या, सेंट्रल इंडस्ट्री, कि पेट्रोल का जब एक्सट्रैक्शन होता है ना तो उससे बहुत सी चीजें निकलती हैं।
पेट्रोल, डीजल, उसके अलावा नेचुरल गैस, फिर हमारे पास जो वैसलीन हम बोलते हैं, और उसके अलावा कई सारी सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें वहीं से कहीं ना कहीं बनती हैं। और उसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। पेट्रोलियम अकरेंसेस की मैं अगर बात करूं तो बेसिकली वो एंटीक लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स में पाए जाते हैं, राइट। मैंने आपको बताया था ना, जॉइंट्स और क्रैक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं कि इस तरीके से। सर ये आप देख रहे हैं, ये एंटीक लाइंस और फॉल्ट, एंटीक लाइंस और फॉल्ट्स क्या होते हैं कि सर ये यहाँ पर जो फॉल्ट्स और क्रैक्स होते हैं अर्थ के बहुत अंडर, ये सेडिमेंट्री रॉक्स की ही मैंने बात की थी। आपको यहाँ पे अगर ये इमेज दिख रही है तो बेड्स और लेयर्स दिख रहे हैं। अब इन बेड्स और लेयर्स के बीच में ये देखिए आप, प्लेन है, वाटर, गैस, यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो इनके बीच में जो एंटीक लाइन है, ये जो क्रैक्स हैं, फॉल्ट्स हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जो लेयर्स हैं वहां पर ये ऑयल या गैस हमें देखने को मिलता है। इसे एंटीक लाइन कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? एंटीक लाइन। In regions of folding antique line or domes, it occurs where oil is trapped in the crest of upfold। कि सर यहाँ पर जब ये मिलता है ऐसी जगहों पे, या फिर ये हमें ऐसी जगहों पे मिलता है सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में, The oil bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil may flow। और जनरली यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं जिसके थ्रू जो ऑयल है फ्लो कर सके। The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layer। कि सर अगर आप देखें तो ये लेयर जो है ये सैंडस्टोन और सॉफ्ट रॉक्स की लेयर है, इसके ऊपर और नीचे हार्ड रॉक की लेयर है, तो उसके कारण ये ऑयल फ्लो करके कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, हमें उन रॉक्स या ट्रैप्स में देखने को मिल जाएगा। पेट्रोलियम भी हमें फॉल्ट ट्रैप्स के बीच में मिलते हैं, जैसे पोरस और नॉन पोरस। जैसे अगर आप देखें कि सर ये ऑयल वेल हमने बनाया, यहाँ पे एक छोटी सी जगह मिल गई, दो रॉक्स के बीच में ओपन स्पेस है, ये फॉल्ट या क्रैक्स हैं, तो यहाँ पे हमें ऑयल मिलेगा और ऑयल के जस्ट ऊपर हमें नेचुरल गैस मिल जाती है, क्योंकि ऑयल जब इवेपोरेट हो रहा है अर्थ के अंदर हीट के चलते हैं तो नेचुरल गैस फॉर्म हो जा रही है। तो आप देखें कि सर एक इसके ऊपर है ये शैल क्ले, जिसको ये जो परमिएबल नहीं है, जिससे पानी नहीं जा सकता, उसके नीचे हार्ड रॉक है, सरफेस रॉक है, और बीच में यहाँ पे हमें ऑयल देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है या पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, राइट। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट एरियाज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, तो मुंबई हाई इन गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। अंकलेश्वर जो है इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड, ऑयल फील्ड है गुजरात का। असम सबसे ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो कि डिगबॉय है। उसके अलावा नाहरकटिया, मोरन, हुगरीजन आर द इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। सो नाहरकटिया, डिगबॉय इन असम, उसके अलावा कलोल, अंकलेश्वर गुजरात में, मुंबई हाई और बसेन, ये सर हमें भी ये तो हमें नदी के अंदर, समुद्र के अंदर देखने को मिलता है, और ये सारे इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं इंडिया के अंदर, राइट सर। उसके बाद मैं बात करूं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस बेसिकली पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ ही मिलता है। मैंने आपको अभी बताया कि सर जो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस है उसके जस्ट ऊपर गैस जो है लाइट होती है तो वो ऊपर मिलती है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। ये बेसिकली फ्यूल की तरह यूज होता है पावर सेक्टर में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, और उसको हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, और इसे ट्रांसपोर्ट फ्यूल या कुकिंग फ्यूल की तरह भी अब यूज किया जाने लगा है नेचुरल गैस को। और अब धीरे धीरे करके नेचुरल गैस का एक्सपांशन भी होता जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो कई सारे गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के आ जाने के कारण नेचुरल गैस को सीएनजी की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुकिंग फ्यूल्स पीएनजी की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इंडिया के मेजर फ्यूल रिजर्व्स की मैं बात करूं तो वो मिलते हैं हमें मुंबई हाई और उसके आसपास के इलाकों में, जहां पर आप कैम्बे बेसिन की मैं बात करता हूं, और मुंबई हाई अभी हमने बात की थी कि जहां पर मेजर पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वहां पर नेचुरल गैस रिजर्व्स भी होते हैं। अगर मैं ईस्ट कोस्ट की बात करूं तो नए रिजर्व्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन में। इनफैक्ट सबसे पहली 1700 किलोमीटर की हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन जो है गेल के द्वारा कंस्ट्रक्ट की जा रही है, जो मुंबई हाई और बेसैन गैस फील्ड को लिंक करती है दूसरी अलग फर्टिलाइजर पावर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से, जो कि वेस्टर्न और नॉर्थर्न इंडिया में है। और ये इंडियन गैस मार्केट को एक इंपॉर्टेंट इंपीटस प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद अगर मैं इंडिया के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में वो 10 गुना बढ़ चुकी है। जहां 1700 किलोमीटर से वो 18,500 किलोमीटर तक ग्रो करने की बात करी जा रही है, और माना जा रहा है कि 3400 किलोमीटर की गैस ग्रिड जो है वो सारी इंपॉर्टेंट गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज को कनेक्ट करेगी और मार्केट्स को कनेक्ट करेगी, जिससे कि गैस को एज हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इजिली। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स की, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी के बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है, जो हम देखते हैं कि आज के टाइम पे हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है, एंड इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का इंडेक्स बन चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो विकास कर पाना सर पॉसिबल ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो मेनली हम दो तरीकों से बात करते हैं। सर एक होता है रनिंग वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है,
राइट, और जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। एंड दूसरा होता है फ्यूल्स को, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बर्न करके उससे जो स्मोक निकल रहा है आप उससे टरबाइंस को रन कर रहे हैं। देखिए क्लास 10th में आपने मोटर पढ़ा है ना कि सर आपको इस टरबाइन को रन करना है जिसमें कॉपर वायर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम बोलते हैं और मैग्नेट्स होते हैं। जब ये बहुत तेजी से रन करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोपेलर्स लगा देते हैं। अब आपको बस क्या करवाना है कि इन प्रोपेलर्स को घुमाना है बहुत तेज स्पीड में। तो आप बहुत तेज पानी का बहाव अगर करेंगे तो ये प्रोपेलर घूमेंगे, या बहुत तेज कम जगह पे स्टीम निकालेंगे तो ये प्रोपेलर घूमेंगे। तो सर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को वाटर और फ्यूल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फास्ट फ्लोइंग वाटर से यूज की जाती है जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसी कारण से इंडिया में कई सारे मल्टीपर्पस या डैम्स बनाए गए हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, जैसे भाखड़ा नांगल डैम, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोपिली हाइडल प्रोड्यूसिंग एरिया, ये सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। उसके अलावा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा रही है जो कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को बर्न करके उससे जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उससे इन टर्बाइंस को रन किया जाता है। जनरली थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट मैप है जो आपको देखना है थर्मल पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट का। अब मैं बात करूं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो अभी तक जितनी भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने देखी हैं वो सारी कन्वेंशनल हैं और कहीं ना कहीं वो नॉन रिन्यूएबल भी हैं, कहीं ना कहीं वो नॉन रिन्यूएबल भी हैं और उनसे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे भी हार्म पहुंच रहा है। तो अब हमें कोशिश क्या करनी है कि एनर्जी का कंजप्शन चूंकि बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है तो अब हमें कुछ ऐसे नए सोर्सेज का यूज करना है जो कि रिन्यूएबल हो और जिनसे एनवायरमेंट में हार्म भी ना हो। जैसे ऑयल और गैस के प्राइसेस तो आप जानते हैं इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है, प्लस उनकी शॉर्टेजेस भी होती जा रही हैं और इन सारे फॉसिल फ्यूल्स को हम जानते हैं कि बनने में सर हजारों हजारों साल लग जाते हैं। तो अब जरूरी है कि हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढना है, कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स को खोजना है जिनसे कि हमारी जो ये बढ़ती हुई नीड है उसको हम फुलफिल भी कर सकें और एनवायरमेंट पे भी हार्म ना हो। और वहीं पे कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एज एनर्जी सोर्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल्स, और इनको कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले मैं बात करूं कि सर इंडिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि इंडिया एक इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल कंट्री है तो सनलाइट, वाटर, विंड और बायोमास बहुत तेजी से अवेलेबल है और हमारी गवर्नमेंट बहुत तेजी से ऐसे प्रोग्राम्स बना रही है ताकि इन रिन्यूएबल एनर्जीज को ट्रैप किया जा सके और इनको एज अ न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज किया जा सके। अगर मैं एटॉमिक एनर्जी की बात करूं तो एटॉमिक एनर्जी बेसिकली कैसे यूज होती है कि आप यूरेनियम या थोरियम के एटम्स को फिजन या फ्यूजन के थ्रू एनर्जी जनरेट करते हैं। फिजन और फ्यूजन क्या होता है, जब दो एटम्स को आप कंबाइन करते हैं उसको फ्यूजन कहा जाता है, जब दो एटम्स को आप अलग अलग करते हैं उसको फिजन कहा जाता है। तो यूरेनियम और थोरियम के जो एटम्स होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है। जब उनके एटम्स को आप रेडियो एक्टिविटी से अलग अलग करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या मर्ज करते हैं तो बहुत एनर्जी जनरेट होती है, उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। Uranium and thorium, which are available in Jharkhand and Aravalli ranges of Rajasthan, are used for generating atomic nuclear plant। कि सर यूरेनियम और थोरियम मेनली झारखंड और अरावली रेंजेस में हमें देखने को मिलती है जो कि है राजस्थान में। यहाँ पे इनको एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट केरला में जो मोनाजाइट सैंड है उसमें बहुत रिच अमाउंट में थोरियम हमें देखने को मिलता है। मैं सोलर एनर्जी की बात करूं तो हमें पता है कि इंडिया सर एक ट्रॉपिकल कंट्री है, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है तो अबेंडेंट सोलर एनर्जी थ्रू आउट द ईयर हमें देखने को मिलती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सोलर एनर्जी एक डेवलपिंग एनर्जी का सोर्स बन सकता है। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी, जो प्लेट्स होती है ना, सोलर प्लेट्स जो सन रेज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, उनको यूज करके हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। एंड इट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड फास्ट इन अर्बन एंड एज वेल एज रूरल एरियाज। कई सारे इनफैक्ट सोलर पावर प्लांट्स भी जो हैं बड़े बड़े एरियाज में डेवलप किए गए हैं। इवन गवर्नमेंट भी कई सारे इनिशिएटिव ले रही है कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, नॉर्मल घर होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं या बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, वहां पे सोलर पैनल से ही पूरी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। इससे फायदा क्या होगा कि फायरवुड और काउडंग केक में पे जो हमारा पूरा डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा और एग्रीकल्चर को मैन्योर मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंड पावर। तो विंड पावर भी सर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से अवेलेबल है और हम जानते हैं कि लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर जो है वो तमिलनाडु और नागरकोइल जो मदुरई में है वहां पर लोकेटेड है। विंड पावर में बेसिकली क्या करते हैं, आप ऐसे विंड मिल्स जनरेट करते हैं, अगेन ये टर्बाइंस रोटेट करते हैं, टर्बाइंस के रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स हैं। नागरकोइल एंड जैसलमेर ये सबसे इंपॉर्टेंट विंड एनर्जी के फार्म्स हैं, बट अभी भी विंड एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तेजी से डेवलप नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। बायोगैस की मैं अगर बात करूं तो बेसिकली ये बायोगैस प्लांट क्या होते हैं, बायोगैस का मतलब क्या
कि हमारे घर से जो भी वेस्ट निकल रहा है, होता है ना कि एक होता है प्लास्टिक वेस्ट या वो सारा वेस्ट, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसी को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसी को आप मिक्स करते हैं और उससे गैस रिलीज होती है। उस गैस को एज आप कुकिंग गैस और बाकी फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं, इनको गोबर गैस प्लांट्स भी कहा जाता है रूरल एरियाज में। ये दो बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। क्या? पहली चीज तो एनर्जी और बेटर क्वालिटी ऑफ मैन्योर की काऊ डंग केक हो गया, घर में कुछ बचा कुछ खाना खराब जो भी कुछ मिल रहा है आप सब इसमें डालिए, इसमें से आपका जो प्रोसेसिंग होती है उससे गैस निकलती है और उस गैस को आप यूज करते हैं कुकिंग और एनर्जी के लिए, और जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट बच रहा है उसको एज अ मैन्योर यूज कर सकते हैं आप। बेसिकली इसमें आप श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट इन सबको यूज कर सकते हैं बायोगैस के लिए, जो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज हो सकता है रूरल एरियाज में। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उससे गैस निकलती है जिसकी थर्मल एफिशिएंसी, जिसकी हीटिंग एफिशिएंसी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है केरोसिन, काऊ डंग केक या चारकोल से। तो ये हमें हेल्प करता है कि सर आप बेसिकली ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल कर सकें, तो गैस भी निकल रही है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच रहा है उसको मैन्योर की तरीके से भी यूज करते हैं। तो कंप्लीट यूज आप कर सकते हैं इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट का। तो इस तरीके का कुछ चेंबर होता है जहां पर बेसिकली आप कैटल डंग को यूज करके बनाते हैं। इससे क्वालिटी ऑफ मैन्योर भी बदल जाती है क्योंकि सर इससे आपके ट्रीज को उतना फॉल नहीं करना पड़ रहा है और सारी चीजें, और काऊ डंग केक वगैरह को भी ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है या फ्यूल्स निकल रही हैं उसमें से। नेक्स्ट आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होता है? अगर आप देखें कि टाइड्स आती जाती हैं तो आप ऐसा एक डैम बनाते हैं, टाइड आ रही है वापस जा रही है, तो आने जाने में जब टाइड आती है और जाती है तो आप बीच में एक गेट बनाते हैं और उसमें टरबाइन सेटअप कर देते हैं और उसी में टरबाइन जो है रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन गेट इज आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन्ड बाय फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी वाया पाइप एंड इट कैरीज थ्रू अ पावर जनरेटिंग टरबाइन। कि सर आपने पहले क्या किया, टाइड्स आई, आपने गेट बंद कर दिया, टाइड्स का पानी रोक लिया, अब उसमें आप एक पतली सी पाइप से उसके निकालेंगे उस पानी को वापस सी में, और जब वो जा रहा होगा वहां पे टरबाइंस होंगे, टरबाइंस रोटेट करेंगे, पानी वापस चलेगा, फिर टाइड्स आई, आपने रोक लिया, पानी फिर गया, फिर टाइड्स आई। इससे आप टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया में बात करूं, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, उसके अलावा गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइडल एनर्जी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। उसके अलावा मैं बात करूं जियोथर्मल एनर्जी, तो हमें पता है कि अर्थ के अंदर से नेचुरल गैस है, हीट है और हीट बाहर आती है, तो उस हीट के साथ कई बार गैस भी बाहर आती है, उसको बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब अर्थ, थर्मल मतलब रिलेटेड टू हीट। Geothermal energy refers to heat and electricity produced by using the heat from interior of the earth. Geothermal energy क्यों एग्जिस्ट करती हैं? क्योंकि हमें पता है कि डेप्थ के साथ अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सब चीज़ें गरम गरम है, लावा की मैग्मा की बात की थी मैंने, उससे फ्यूम्स भी निकल रही हैं, तो कई बार वो फ्यूम्स जगह बना के अर्थ के बाहर निकल कर आ जाती हैं। उन्हीं फ्यूम्स का यूज़ करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, हाई टेम्परेचर्स आर फाउंड एट शैलो डेप्थ्स, जहाँ पे शैलो डेप्थ्स में ही हाई टेम्परेचर मिल जाता है कि जियोथर्मल ग्रेडियंट जहाँ पर कम होता है, जैसे आप यहाँ पर देखें कि सर जहाँ पर ये जियोथर्मल ग्रेडियंट थोड़ा ज़्यादा होता है, कम होता है, वहाँ पर हमें ये इजीली मिल जाता है। देखेंगे आप कि सर यहाँ पर ये एरिया लो है तो जियोथर्मल एनर्जी इजीली मिल सकती है, और ऐसी जगहों पे ग्राउंड वाटर जो है वो भी हॉट हो जाता है और बाहर गीजर्स, हॉट गीजर्स या स्प्रिंग्स निकल कर आते हैं, तो जब वो अर्थ की सरफेस पे आता है इतना गर्म होने के कारण वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी स्टीम का यूज़ करके हम टर्बाइंस को रन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे 100 हॉट स्प्रिंग्स है इंडिया में जिनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर मैं 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहला जो है पार्वती वैली जो कि मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरा है पुगा वैली लद्दाख में। ये 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट चालू किए गए हैं ये देखने के लिए कि क्या इस जियोथर्मल एनर्जी को टैप करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आखिरी में आ जाते हैं कि कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, तो इस पूरी बात पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि सर एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा हम बात करें हर सेक्टर जो है नेशनल इकोनॉमी का, मेड भी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक, सबको एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एनर्जी इनपुट्स चाहिए होती हैं वर्क करने के लिए। तो इकोनॉमिक प्लान्स जो इंडिपेंडेंस के बाद हमने डेवलप किए हैं उनमें हमें पता चला है कि इंडस्ट्रीज का सेटअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लार्ज स्केल में एनर्जी हमें चाहिए, जिसके कारण क्या हुआ है कि एनर्जी का कंजप्शन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ गया है। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे करके इस पूरे बैकग्राउंड में हमें ये समझ आ रहा है कि कंजप्शन ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट तेजी से होता जा रहा है, एनर्जी कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन
अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज पर ही रिलाई करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जब वो सोर्सेज खत्म हो जाएंगे और अल्टीमेटली बाकी जो उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा और डेवलपमेंट को असेस कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो जरूरत यह है कि हम एक सस्टेनेबल तरीका ढूंढना शुरू करें, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करना शुरू करें, रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करना शुरू करें, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको कंजर्व करना शुरू करें, ताकि जो डेवलपमेंट है वो हैंड इन हैंड जा सके। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड में वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री है इंडिया, और हमें कुछ ऐसे अप्रोच उठाने हैं कि जिससे एनर्जी कंजप्शन अच्छा हो सके, एनर्जी का वेस्टेज ज़्यादा ना हो, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो चलता है कि डेवलपमेंट की दौड़ में हम इतने अंधे ना हो जाएं कि सर आगे आने वाले फ्यूचर को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, जो कि एकदम ब्लीक हो सकता है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करें, इंडिविजुअल व्हीकल्स की जगह कार पूलिंग करना शुरू करें, इलेक्ट्रिसिटी जब यूज नहीं कर रहे हैं उनको बंद कर दें, पावर सेविंग या 5 स्टार रेटेड जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू करें, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जगह मूव करना शुरू करें। क्यों? क्योंकि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ये बहुत ही अच्छा कोट है, आप अपने आंसर में भी लिख के आ सकते हैं कि जितनी एनर्जी आप सेव कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। सो पीपल, आई होप आपको सारी बातें समझ आई कि मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं और उनको कंजर्व करने की जरूरत क्या है। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।